Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit and I hope your preparation for CDS examination would have been going on very well। और आज हम आप लोगों की पॉपुलर डिमांड पर CDS एग्जामिनेशन को क्लियर करने की राइट स्ट्रेटजी, राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए वो हम देखेंगे, जिससे कि हम कम टाइम में कम एफर्ट्स डाल के CDS एग्जामिनेशन को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ओके, देखो हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी बच्चे खूब मेहनत करते हैं, रात दिन एक करके 5-6 महीने तक मेहनत करते हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट दे आर अनेबल टू क्लियर इवन कट ऑफ। राइट, उसका रीज़न क्या है कि उनकी एक प्लानिंग नहीं होती है, उनको ये पता नहीं होता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। वो बस पढ़ते जाते हैं, नॉलेज गेन करते जाते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से वो नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं कि भाई इससे जो भी क्वेश्चन आएगा फिर हम वो कर लेंगे, लेकिन डिस्पाइट दैट वो कट ऑफ तक क्लियर नहीं कर पाते हैं और वो इसी तरीके से 2-3 बार फिर से अपनी हिम्मत बांधते हैं और फिर से एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन 2-3 बार के बाद में फिर वो गिव अप कर जाते हैं कि भाई नाउ इट इज़ आउट ऑफ आवर कंट्रोल, वी कैन नॉट क्लियर इट, कि भाई CDS फिर बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, आज हम देखेंगे कि CDS एग्जामिनेशन को कैसे हम कम एफर्ट्स डाल के कम टाइम में इजीली क्लियर कर सकते हैं। हम ये सब देखेंगे कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी और प्लानिंग होनी चाहिए, क्या पहले पढ़ना चाहिए, क्या बाद में पढ़ना चाहिए, क्या हमारा शेड्यूल एंड टाइम टेबल होना चाहिए। और बीच बीच में मैं आपको अपना भी एक्सपीरियंस इसमें शेयर करूंगा कि किस तरीके से मुझे काफ़ी दिक्कत होने के बावजूद भी मैं इस एग्जामिनेशन को आसानी से क्लियर कर लिया करता था। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे, आप इसको अच्छे से समझना, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और ये स्ट्रेटजी और प्लानिंग ये वो हैं जो कि लोग कम टाइम में स्मार्ट काम के साथ में आसानी से एग्जामिनेशंस को क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग, इसी टाइप से CDS, FCAT एंड NDA एंड योर SSB इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लेना और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज आई कीप ऑन शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन टेलीग्राम, और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको सबसे पहले उस एग्जामिनेशन के बारे में अच्छे से जानने की ज़रूरत है कि उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका पैटर्न क्या है, किस टाइप का वो एग्ज़ाम है, क्या उसकी डिमांड है। राइट, तो उसी के हिसाब से आपको तैयारी करने की ज़रूरत होती है। राइट, तो चलिए सबसे पहले इस एग्जामिनेशन के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, CDS यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस, ये एग्जामिनेशन UPSC के द्वारा साल में 2 बार ऑफलाइन माध्यम से कंडक्ट कराया जाता है और इसमें 3 पेपर्स होते हैं, एक इंग्लिश, एक जनरल नॉलेज और एक मैथमेटिक्स। ओके, और ये तीनों ही पेपर्स 100 मार्क्स के होते हैं, तीनों ही पेपर्स के लिए 100 मार्क्स अलॉटेड होते हैं। मैथमेटिक्स में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, जबकि इंग्लिश और जनरल नॉलेज में 120 क्वेश्चंस होते हैं। राइट, और मैथमेटिक्स के लिए एवरी क्वेश्चन के लिए 1 मार्क अलॉटेड होता है, जबकि इंग्लिश और जनरल नॉलेज के लिए 1 मार्क के लिए 0.833 मार्क अलॉटेड होता है। इन तीनों ही पेपर्स की अपनी एक सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, तीनों पेपर्स की एक जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो भी है, जो कि है मिनिमम 20%। इन तीनों ही पेपर में आपको मिनिमम 20% लाना जरूरी है। यदि आप किन्हीं 2 पेपर्स में, किन्हीं 2 सेक्शंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, इवन 80% तक मार्क्स ले आते हैं, लेकिन किसी एक तीसरे पेपर में आपका ये 20% से कम रह जाता है, तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। राइट, यू विल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर द एग्जामिनेशन। 20% यानी कि 100 का 20% जो कि है 20 मार्क्स, सो दैट मीन्स आपको कम से कम 20 नंबर लाने बहुत जरूरी हैं। राइट, अब देखो आपकी 4 एंट्रीज़ हैं इसमें कंबाइंड डिफेंस सर्विस, तो यानी कि तीनों फोर्सेस की टोटल 4 एंट्रीज़ हैं जिनके लिए हायरिंग होती है इस एग्जामिनेशन के थ्रू। वो क्या क्या है? एक तो एयर फोर्स एकेडमी यानी कि AFA, देन इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, और नेवल एकेडमी, इट इज़ फॉर नेवी, एंड देन OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ये भी आपका आर्मी के लिए होता है। तो OTA को छोड़ के बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं उनके लिए आपको ये तीनों पेपर क्लियर करने जरूरी हैं, जबकि OTA के लिए आपको मैथमेटिक्स देने की ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिक्स वाला पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंग्लिश और जनरल नॉलेज को कवर करना होगा, आपको ये दोनों पेपर्स देने की ज़रूरत है। और इसमें आपके ये मिनिमम 20% मार्क्स आने चाहिए, और फिर जो टोटल कट ऑफ जाती है OTA की, फिर आपकी वो भी क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि ये चारों चॉइसेस के लिए कट ऑफ कितनी जाती है, जो टोटल कट ऑफ है आउट ऑफ 300। देखो पूरा पेपर आपका 300 मार्क्स का होगा, तो देखो AFA यानी कि एयर फोर्स एकेडमी के लिए कट ऑफ जाती है 145 to 155।
ऑलराइट 150 के ऊपर कट ऑफ जा चुकी है। और यदि हम आईएमए की बात करें, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तो इसकी कट ऑफ जाती है 135 से 145 के बीच में। देखो आप कंपटीशन का लेवल क्या है उसको देखो, यहीं से आप जज कर सकते हो। आज से 6-7 साल पहले आईएमए की कट ऑफ 95 से 105 एंड 6-7 तक जाती थी, और आज ये कट ऑफ 135 से 145 तक पहुंच चुकी है। ये लेवल है आपके कंपटीशन का। तो ऐसे में आपको स्मार्टनेस के साथ में तैयारी करने की जरूरत है। यदि हम आईएनए यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें तो इसकी कट ऑफ जाती है 130 से 140 के बीच में, राइट। और देखो आज से 5-6 साल पहले ये आईएमए और आईएनए की जो कट ऑफ होती थी ये ऑलमोस्ट सेम होती थी, लेकिन अब देखो ये 130 और 140 की रेंज में जा रही है। पहले ये कट ऑफ 132 135 ये एएफए के लिए होती थी, एयरफोर्स के लिए होती थी, लेकिन देखो डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो आपकी कट ऑफ भी बढ़ती जा रही है। और यदि हम ओटीए की बात करें तो ओटीए की करंट कट ऑफ आजकल जा रही है 95 से 105 के बीच में, राइट। देखो ये जो शुरू के जो 3 ऑप्शंस हैं इनमें आपको ये मार्क्स लाने के लिए 3 पेपर्स देने होते हैं, उसमें मैथमेटिक्स का भी सहारा होता है। लेकिन ओटीए के लिए आपको ओनली 2 पेपर्स देने होते हैं, जीके और इंग्लिश। तो इस वजह से इसकी कट ऑफ कम जाती है। लेकिन इन दोनों ही सेक्शन में से यदि किसी का कोई एक सेक्शन वीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी की इंग्लिश वीक है, तो फिर ये 95 मार्क्स लाना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसमें, राइट। तो देखो दिस इज ऑल अबाउट एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है और आपकी कट ऑफ क्या है। तो देखो जो जो आपकी ड्रीम है, जिस हिसाब से ड्रीम है, माना आपकी ड्रीम है एएफए, राइट, तो देखो आपको ये एम अपने दिमाग में रख के उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी चाहिए। आपका टारगेट क्या है कि भाई माना कट ऑफ 150 जा रही है तो आपको टारगेट कम से कम 180 का रखना चाहिए, राइट। तब आप सेफ जोन में रहेंगे, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ओनली 150 का ही मान के चल रहे हो तो 150 मार्क्स आपके आ ही जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं कि ये जो तीनों सेक्शंस होते हैं, जो तीनों पेपर्स होते हैं, इनको डिटेल में देखते हैं कि हमको क्या क्या कैसे कैसे कहाँ से पढ़ना चाहिए, किन टॉपिक्स पर हमको ध्यान देना चाहिए, राइट। देखो आपके ये 3 पेपर्स हैं, एक इंग्लिश का है, एक जनरल नॉलेज का है और एक मैथमेटिक्स का है। अब देखो आपको स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है, आपको स्कोर लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल आपको 160 लेकर आना है तो आपको 160 स्कोर कैसे करना है। देखो इसमें क्या होता है, एवरी कैंडिडेट के साथ में एक दिक्कत आती है कि उसकी किसी ना किसी चीज में वीकनेस जरूर होती है। ये तीनों जो पेपर हैं इनमें से ऑलमोस्ट एवरी कैंडिडेट की कुछ ना कुछ वीकनेस जरूर होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं साइंस बैकग्राउंड से था, मैं बीटेक बैकग्राउंड से था, तो मेरी ये जनरल नॉलेज अच्छी नहीं थी, बिकॉज 10वीं के बाद से ये आपके ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं रहता है, हम वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये पढ़ते रहते हैं, राइट। तो मेरी वीकनेस ये थी। कुछ लोग होंगे जैसे कि हिंदी मीडियम वाले लोग होते हैं, उनको इंग्लिश में दिक्कत आती है तो उनकी वीकनेस ये होती है। कुछ लोग वो हैं जो आर्ट बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी है, तो उनका वीक पॉइंट ये है, मैथमेटिक्स है। तो सभी का कुछ ना कुछ वीक पॉइंट जरूर होता है, राइट। तो देखो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपको सबसे पहले उसको पकड़ना चाहिए, आपको उसकी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। आप उसकी इतने अच्छे से तैयारी करो, उसका रिवीजन करो अगेन एंड अगेन, कि आप उस सेक्शन यानी कि उस पेपर के कम से कम 80 to 85% क्वेश्चंस को कर सकें, राइट। उसकी इतने अच्छे से तैयारी करो। देखो यदि मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊं, आई वाज फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, सो आई वाज नॉट सो गुड एट इंग्लिश ऑल्सो। मेरी जीके तो अच्छी थी ही नहीं, लेकिन मेरी इंग्लिश भी अच्छी नहीं थी, तो मेरे लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था कि भाई कैसे करें। मैथमेटिक्स में मेरी बहुत अच्छी कमांड थी, इट वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट सिंस माई चाइल्डहुड, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो देखो मैंने अपनी स्ट्रेटजी क्या बनाई थी कि मुझे इन दोनों की जस्ट ये कट ऑफ क्लियर करनी है, ठीक है। ये कम से कम 20% मार्क्स होने चाहिए, और जो स्कोर करना है वो मुझे मैथमेटिक्स में करना है। मैथमेटिक्स में मुझे कम से कम 80 मार्क्स लेकर आने हैं आउट ऑफ 100। तो मैंने देखो मैथमेटिक्स की इस तरीके से तैयारी की थी। ये CDS1 2016 का जो पेपर हुआ था उसमें मैथमेटिक्स को मैं इस कदर तैयार करके गया था, हर तरीके से उसमें कोई भी लूप होल नहीं छोड़ा था। मैंने पूरे मैथमेटिक्स को अपने फिंगर टिप्स पर ले लिया था, ठीक है, और प्रैक्टिस की थी खूब स्पीड के साथ में सोल्व करने की, राइट। I attempted 94 questions in 1 hour 48 minutes, right, and my all 94 questions were correct, ठीक है। ओनली मैथमेटिक्स के बलबूते पर मैंने एएफए को छोड़ के, एयरफोर्स को छोड़ के, बाकी के जो 3 सेक्शंस हैं, बाकी की जो 3 चॉइसेस होती हैं, आईएमए, ओटीए और आपका नेवल एकेडमी, इन तीनों की कट ऑफ मैंने ओनली मैथमेटिक्स से क्लियर की थी। आई स्कोर्ड 94 मार्क्स इन ओनली मैथमेटिक्स। तो देखो इस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। और इनमें देखो मैंने ये 20% का ये कट ऑफ होती है, तो मैंने अराउंड 30 या 35 मार्क्स का ही मैंने अपना टारगेट बनाया था। यदि इसमें मेरे 25-25 नंबर भी आ जाते हैं तो देखो 50 नंबर इन दोनों से हुए और ये 94 इससे हुए, तो कितने हो गए, 144 हो गए।
बोलोगे, और AFA की कट ऑफ गई थी अराउंड 123 या 125 के अराउंड गई थी, तो उससे भी 20 मार्क्स ज़्यादा आ गए थे, राइट। और देखो मैंने ये इंग्लिश और ये जीके वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा था। अभी देखो मैं इसमें बताऊंगा आपको इंग्लिश और जीके में क्या क्या पढ़ना चाहिए, इनका हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अभी मैथमेटिक्स में भी क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए जिनसे कि ज़्यादा वेटेज होता है, और जीके और इंग्लिश में भी किन किन टॉपिक से ज़्यादा वेटेज होता है, राइट। तो देखो एक तो आपकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी देखो मेरी एडवाइस ये है कि आपको सबसे पहले इंग्लिश को पकड़ना चाहिए, ठीक है। ये तो देखो एक एक्सेप्शनल केस था कि भाई मैं बीटेक बैकग्राउंड से था, मेरी मैथमेटिक्स अच्छी थी, तो मैंने मैथमेटिक्स पर अच्छा कंट्रोल कर लिया। लेकिन सभी लोग मैथमेटिक्स पर अच्छा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि CDS में जो मैथमेटिक्स आती है वो थोड़ी आती है, अच्छे लेवल की आती है, ज़्यादा ईजी भी नहीं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं, मॉडरेट लेवल की आती है, राइट। 40% क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं यदि आप छांट के करें, 40% मॉडरेट लेवल के होते हैं और 20% लिटिल बिट डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, ऑलराइट। अब देखो आजकल जो ये कंपटीशन बनता जा रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग होता है, जो इजी पोर्शन होता है, वो होता है इंग्लिश का, ठीक है। इसमें देखो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और इसको हर बच्चा पढ़ता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से ही। आपका जो पहला दिन होता है आपके स्टूडेंट लाइफ का, उस दिन से आप इंग्लिश पढ़ते हुए आ रहे हो, और आपने ग्रामर को और इंग्लिश को 10th लेवल पर बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लियर किया है, और 12th में भी किया है, और उसके बाद से आप डेली लाइफ में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। और इसमें देखो ऐसा कोई 30 मार्क खाने वाला ऐसा कोई भी काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी ही होता है। अभी देखो मैं बताऊंगा आपको कि आप आसानी से इंग्लिश में भी बहुत अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, और जनरल नॉलेज में भी आप किस तरीके से करेंगे, राइट। और ये मैथमेटिक्स जो होता है, ये देखो बड़ा ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। दिस इज ए फेथफुल सब्जेक्ट, ये कभी भी आपको धोखा नहीं देता है। यदि आपने इसको थोड़ा टाइम दिया है, आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है, तो ये कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, ये पक्के पक्के आपको नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा, ठीक है। श्योर शॉट है, ये आपको नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा। लेकिन ये जनरल नॉलेज और इंग्लिश, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि हो सकता है कि पढ़ने के बावजूद भी आपसे क्वेश्चन ना बने, ठीक है। और ये काम सबसे ज़्यादा होता है जनरल नॉलेज में, दैट इज़ वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्कोर गुड मार्क्स इन जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज की कट ऑफ क्लियर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। ये देखो 20 नंबर तक नहीं आ पाते हैं जनरल नॉलेज का, ऐसा होता है, क्योंकि इसमें देखो सबसे ज़्यादा सिलेबस है, काफ़ी लंबा सिलेबस होता है, और हमको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, लेकिन कुछ पता नहीं है कि वो भाई कहाँ से क्या पूछ ले, क्योंकि जनरल नॉलेज एक समुद्र है, पता नहीं वो कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ ले, और जो उसने पूछा है वो हमको आता ही आता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी आज हम ऐसे देखेंगे कि आप आसानी से इसको भी क्लियर कर सकते हो, और आप 150 नहीं, आप 180 185 मार्क्स बड़े आसानी से ला सकते हो। आप 20 से 25 दिन यदि आपने पूरी शिद्दत से मेहनत कर ली, तैयारी कर ली, दिल लगा के तैयारी कर ली, तो CDS कुछ भी नहीं है फिर आपके लिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको इंग्लिश अच्छे से करना है, इंग्लिश आपको मार्क्स दिलाएगा, इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है, राइट। और उसके बाद में आपको मैथमेटिक्स को भी करना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स भी आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। अब देखो जिन लोगों की मैथमेटिक्स कमज़ोर है, जो लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, राइट, तो वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मत लगाना, इतना करना कि भाई आप 30 से 35 नंबर ले आएँ आराम से, 35 नहीं 40 नंबर आप ले आओ। आपका एम होना चाहिए 40 से 45 नंबर लाने का, लेकिन जो हमारा एम होता है वो पूरे उसके अकॉर्डिंग तो मार्क्स आते नहीं हैं, उससे थोड़े कम ही आएंगे, राइट। और देखो जनरल नॉलेज में भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए अब इन तीनों सेक्शंस को, तीनों पेपर्स को डिटेल में हम देखते हैं, इंग्लिश में कैसे कैसे, और ये जीके और मैथमेटिक्स में कैसे कैसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको पढ़ने की जरूरत है, जिससे कि आप कम टाइम लगा के आसानी से इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश को देखते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इजी पोर्शन है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन है। इसी में ही बच्चे सबसे ज़्यादा स्कोर करते हैं, राइट। जैसे कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो गए, वो तो इसमें बहुत जल्दी पेपर को करके बैठ जाते हैं, वो 2 घंटे से पहले ही कर लेते हैं इस पेपर को, ठीक है, और वो अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं। तो देखो इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश का सिलेबस क्या है, किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो कंप्रहेंशन से आपसे जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, 15 नहीं तो 10 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे ही आएंगे। आपसे 2 कंप्रहेंशन, 2 पैसेज जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। और एवरी पैसेज में 5-5 क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है कम ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन वो 10 क्वेश्चन आपसे कम से कम जरूर पूछेगा, राइट। उसके बाद में देखो ये पैराजम्बल्ड यानी कि वो PQRS की फॉर्म में जो क्वेश्चंस होते हैं, सेंटेंस को जो बिखेर के रखता है और उनको आपको एक ऑर्डर में अरेंज करना होता है, इस पे आपके कम से कम 10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, राइट। और ये ऐसे ही पैराजम्बल्ड टाइप के क्वेश्चंस का एक दूसरा टाइप भी होता है, ये S1 से S6, ये इस तरीके से 5-6 सेंटेंसेस होते हैं, आपको उनको एक ऑर्डर में अरेंज करना होता है, ठीक है, वो भी इसी तरीके से होता है, राइट। तो इससे भी आपके 8 से 10 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। देन सेंटेंस कंप्लीशन
सेंटेंस कंप्लीशन से भी आपसे 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिल इन ब्लैंक से भी आपसे 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्लोज टेस्ट से 10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 20। कई बार क्या होता है कि ये फिल इन ब्लैंक को भी क्लोज टेस्ट की फॉर्म में दे देता है, तो आपके टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं 15 से 20। ओके, 2 क्लोज टेस्ट दे देगा, उसमें एवरी क्लोज टेस्ट में 10-10 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में देखो स्पोर्टिंग एरर से भी आपसे कम 10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और प्रीपोजिशन से भी आपसे 8 से 10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाने हैं। पार्ट ऑफ स्पीच से भी आपसे 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इडियम्स और फ्रेजेस से भी आपसे 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सिनोनियम्स और एंटोनियम्स इन दोनों से 10-10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, यानी कि इन दोनों से अराउंड 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइट, ये तो है देखो आपके पेपर का विश्लेषण कि किन किन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो किसी की इंग्लिश चाहे कितनी वीक से ही, ठीक है, चाहे कितनी वीक से ही, ये जो शुरू के 3 टॉपिक्स हैं, ये जो शुरू के 3 टाइप्स हैं, इनसे अराउंड 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये जो 30 क्वेश्चंस हैं, ये जो तीनों टाइप के क्वेश्चंस हैं, कंप्रहेंशन, पैरा जंबल्ड और ये S1 से S6 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें आपकी कोई भी इंग्लिश, कोई भी आपकी ग्रामर का टेस्ट नहीं हो रहा होता है, ये आपके रीडिंग स्किल्स हैं। ठीक है, आपका रीडिंग स्किल्स टेस्ट हो रहा होता है। कंप्रहेंशन में भी आप किस तरीके से पढ़ के समझते हो और पैराजम्बल्ड में भी किस तरीके से पढ़ के आप समझते हो और ये S1 से S6 वाले में भी आप किस तरीके से पूरे सेंटेंस का सेंस बनाते हो। यदि आपको ग्रामर ना भी आती है, यदि आपको ग्रामर ना भी आती है तो भी आप कॉमन सेंस लगा के पूरा सेंटेंस पढ़ के भी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। और ये कितने हैं? 30 क्वेश्चंस हैं और आपकी कट ऑफ कितनी जाती है? 20। और 20 नंबर्स लाने के लिए आपको चाहिए 25 क्वेश्चंस आपके राइट होने चाहिए। 25 इंटू 0.833 ये आपका अराउंड 20 बनता है, 20 से थोड़ा सा ऊपर बनता है। राइट, तो देखो आपकी कट ऑफ तो ओनली ये 3 टाइप के क्वेश्चन से ही होगी। इसमें आपको कुछ भी ऐसा कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आसानी से कर लो। और ये स्कोरिंग होते हैं, इंटरेस्टिंग भी होते हैं, इनको सोल्व करने में मज़ा भी आता है। आप थोड़ी प्रैक्टिस करके जाओ तो आप आसानी से कर सकते हो। राइट, देखो इनकी भी थोड़ी टेक्निक होती हैं, यदि मुझे टाइम मिला तो मैं आपको वो टेक्निक भी सिखाऊंगा, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करना, बुक से प्रैक्टिस जरूर करना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये नहीं हो पाएगा। अब देखो इसके बाद के जो ये टॉपिक्स हैं, ये देखो सेंटेंस कंप्लीशन, फिल इन ब्लैंक, क्लोज टेस्ट, स्पोर्टिंग एरर्स, प्रीपोजिशन एंड पार्ट ऑफ स्पीच, ये हैं आपके ग्रामर से रिलेटेड। राइट, और देखो ग्रामर को हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है, 12th में भी पढ़ी है। और देखो ग्रामर लिमिटेड है, इसका ऐसा नहीं है कि भी बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, ऐसा नहीं है। आपको ग्रामर आती है, आपको उसका रिवीजन करने की ज़रूरत है। ग्रामर के जो रूल्स होते हैं, जो थोड़े अच्छे लेवल के रूल्स होते हैं, उनसे देखो CDS में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और सभी अच्छे लेवल के नहीं पूछे जाते। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 40% पेपर सभी सेक्शंस में ईजी होता है, 40% मॉडरेट लेवल का होता है और 20% ए लिटिल बिट हाई लेवल का होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। राइट, तो ये जो 6 टॉपिक्स हैं, ये देखो आपके अराउंड 60 क्वेश्चंस ये आपके ग्रामर बेस्ड हैं और आप ग्रामर को पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। इसमें कोई बहुत तगड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि जी हमको आता नहीं है, कि भाई किसी दूसरी दुनिया का कोई सब्जेक्ट है, नहीं। ठीक है, आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा बस ये ग्रामर के रूल्स पढ़ने की जरूरत है। देखो इसमें ग्रामर में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि टेंस हो गए, राइट, और आपका ये सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स और ये प्रीपोजिशंस एंड फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट, तो देखो और भी जो ग्रामर के रूल हैं काफ़ी सारे और भी हैं, तो आप इनको कर लो। ये देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं और आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग में ये रूल्स बैठेंगे नहीं। ओनली पढ़ने से नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। राइट, और देखो ये जो बाकी के 3 जो ये टाइप के क्वेश्चंस हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, ये ऐसी चीज़ है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और बच्चों को सबसे ज़्यादा जो टेंशन होती है वो इन्हीं की होती है। और देखो मैं कभी भी CDS एग्जामिनेशन के लिए इन तीनों चीज़ों को पढ़ के नहीं गया, कभी भी नहीं पढ़ के गया, क्योंकि मुझे पता है इनमें टाइम फोड़ना है और मैं अच्छा स्कोर इन बाकी की चीज़ों में कर सकता हूँ ना। मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है पूरे नंबर थोड़ी लाने, क्योंकि भाई SSB की भी तैयारी करनी होती थी। उस टाइम पर मेरी जो डायरेक्ट एंट्रीज होती थी, BTech वाली एंट्रीज होती थी, उनके थ्रू SSB की कॉल्स होती थी, तो वो भी मुझे क्लियर करने होते थे। FCAT के थ्रू जो SSB होते थे उनकी भी करनी होती थी और CDS में भी। बस आपको इतना स्कोर करना है कि आप मेरिट में थोड़ा टक्कर दे लो, सम्मानजनक स्कोर आप कर लो। ठीक है, और देखो इनसे कितने क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चंस। बाकी के जो रिमेनिंग 90 क्वेश्चंस हैं आप उनसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। राइट, और यदि आपकी इंग्लिश है, आप इंग्लिश मीडियम से हैं, अच्छी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप सब कुछ पढ़ के जाओ। आप सिनोनियम्स और एंटोनियम्स कर सकते हो, आपकी वोकेबुलरी डेफिनेटली अच्छी होगी। ये तो देखो मैंने उनको बताया जिनकी बिल्कुल एकदम गई गुजरी इंग्लिश है, जो हिंदी मीडियम से हैं, तमिल मीडियम से हैं, मलयालम मीडियम से हैं, जिनकी इंग्लिश बेकार होती है, उनके लिए कि भाई आप इस तरीके से करके इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आप बड़े आसानी से 60-70 नंबर
नंबर लेके आ सकते हैं यदि आपकी इंग्लिश अच्छी भी नहीं है। देखो जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है उनको प्रॉब्लम यहाँ पर होती है, ये वोकेबुलरी वाला जो पार्ट होता है इसमें दिक्कत आती है, राइट। बाकी की जो ये चीज़ें हैं उसमें देखो किसी को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और यदि आ रही है तो आप इनको पढ़ो। सॉल्यूशन वही है कि आपको पढ़ना है और उसको रिवाइज करना। देखो एक बार में चीज़ें समझ नहीं आती हैं, रिवीजन इज़ द मदर ऑफ लर्निंग। रिवीजन करोगे, बार बार रिवीजन करने से आपको वो चीज़ें आ जाएंगी। यह है देखो आपकी इंग्लिश की प्लानिंग, राइट। इसमें से यदि आपने 60% क्वेश्चन भी कर दिए, 60%, ठीक है, तो देखो 60% से भी आप बड़े आसानी से 55 से 60 नंबर लेके आ सकते हैं। और देखो जिनकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है, मैथमेटिक्स पर अच्छी कमांड नहीं है, उनको इंग्लिश में ही अच्छा स्कोर करना है, उनको इंग्लिश में मेहनत करनी है। और इसमें आपको टारगेट रखना चाहिए कि आपको कम से कम 70 से 80 नंबर तो लेके आने ही आने हैं। 75 से 80 नंबर आप लेके आ सकते हैं, बड़े आसानी से लेके आ सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैथमेटिक्स। देखो यदि हम मैथमेटिक्स की बात करें तो आपके मैथमेटिक्स का जो पूरा पेपर आता है वो मेजरली इन टॉपिक्स से आता है, जो ये टॉपिक्स हैं, राइट। देखो मैंसुरेशन से आपके अराउंड 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और अलजेब्रा से भी आपके अराउंड 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो मैंसुरेशन और अलजेब्रा का होता है। और आपके जियोमेट्री से भी 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ट्रिगोनोमेट्री से भी आपके 10 से 12, 13, 14 इस रेंज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम से आपसे 6 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बार चार्ट से भी आपसे 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस में देखो वही जो मैंने आपको एफकेट के लिए कराया था, बोट वाले क्वेश्चंस, ट्रेन वाले क्वेश्चंस, और उसके बाद में वो एवरेज स्पीड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। कोई कार 1/3 दूरी इतने स्पीड से करती है, फिर रिमेनिंग 2/3 को इतने स्पीड से करती है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। टाइम एंड वर्क में देखो मैंने आपको कराया था वही वाले क्वेश्चन होंगे कि भाई ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, बस सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल लिया। पाइप एंड सिस्टर्न, ये बिल्कुल पाइप एंड सिस्टर्न वाला जो होता है ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, ये टाइम एंड वर्क वाला जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, राइट। तो देखो इससे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इनसे ज़्यादा नहीं आते, इनसे ऐसे आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिक से। परसेंटेज से भी आपसे वही 2 से 3, 4, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से भी 4 से 5 क्वेश्चन, एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी 4 से 5 क्वेश्चन, और 2 से 3 क्वेश्चन आपसे लॉगरिथम से पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो ये बार चार्ट और ये लॉगरिथम, ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी इनको कर सकता है। बस आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, और लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप देख लेना, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और देखो ये जो आपके टॉपिक्स हैं ये सारे मैंने आपको एफकेट के लिए कराए थे, और बहुत अच्छे से इनका कॉन्सेप्ट कवर किया था हमने। जितने भी टाइप के इस पर सिनेरियोज बनते हैं उन सभी को अच्छे से कवर किया था। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लेना, प्लेलिस्ट, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, राइट। एफकेट के लिए मैंने पढ़ाए थे ये सारे टॉपिक्स। देखो यदि आप इन लेक्चर्स को देख लोगे तो आपको इन टॉपिक्स में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, आप बड़े आसानी से 80 से 85% जो क्वेश्चंस होंगे उनको इजीली कर लोगे, राइट। और देखो इनसे कितने क्वेश्चंस बनते हैं, इनसे अराउंड आपके 20 क्वेश्चंस बनते हैं, 20 से 25 क्वेश्चंस बनते हैं आउट ऑफ 100। और यदि आपने 25 में से 15 भी कर लिए तो देखो आपको 15 नंबर बन गए, और कट ऑफ क्लियर करने के लिए चाहिए 20 मार्क्स। तो 5 क्वेश्चंस आपने अदर टॉपिक से भी कर लिए तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको मैथमेटिक्स में दिक्कत है, दोज हु आर नॉट फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड एंड दे आर वीक एट मैथमेटिक्स, राइट। बाकी जो लोग ऑलरेडी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो उनको तो कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वो तो धज्जियां उड़ा देंगे, इन टॉपिक्स की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये जो आपके शुरू के 4 टॉपिक्स हैं, ये मैंसुरेशन, जियोमेट्री, अलजेब्रा एंड ट्रिगोनोमेट्री, आपके मैथमेटिक्स का 60% पेपर इन 4 टॉपिक्स से आता है, ठीक है। यानी कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चन जो अराउंड 60 क्वेश्चंस होंगे वो इन 4 टॉपिक्स से होंगे, राइट। मैंसुरेशन से अराउंड 20 क्वेश्चंस, अलजेब्रा से अराउंड 20 क्वेश्चंस, तो 40 क्वेश्चन तो ओनली इन 2 टॉपिक्स से ही होंगे। ज्योमेट्री से भी आपके अराउंड कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन, और ट्रिगोनोमेट्री से भी अराउंड ये 10 से 12 क्वेश्चन। तो यदि आप इन 4 टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लो तो आपका 60% पेपर तैयार हो जाएगा, ओके। इनमें आप थोड़ी मेहनत कर लो, और ये जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं इनको आपको जो मैंने क्लासेस आपको कराई हैं उनसे कर लेना, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। अब देखो इसमें ये जो ज्योमेट्री है इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बिकॉज इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट, राइट। इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होती है और काफ़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। आपको सबसे पहले क्या पकड़ना चाहिए, आपको एक तो ये मैंसुरेशन पकड़नी चाहिए, ये इंटरेस्टिंग भी होती है और ईजी भी होती है, और आपको अलजेब्रा पकड़ना चाहिए,
ओके इन दोनों से आपके अराउंड 40 क्वेश्चंस होंगे और ये आसान भी होते हैं। ये देखो जितने भी टॉपिक्स हैं इस वाली रो में, ये इनमें आसान होते हैं। ये देखो ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री जो हैं ये लिटिल बिट डिफिकल्ट होती हैं, थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं, लेकिन फिर भी सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते। ट्रिगोनोमेट्री में काफ़ी क्वेश्चंस थीटा की डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से बन जाते हैं, वो हिट एंड ट्राई वाले तरीके से, राइट। तो देखो इस तरीके से आप ये मैथमेटिक्स की तैयारी करो, इन सभी टॉपिक्स को इस तरीके से तैयार करो। नंबर सिस्टम ये आसान ही होता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बार चार्ट ये भी आसान है, लोगरिथम भी आसान है, और भी कुछ टॉपिक हैं लेकिन उनसे एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका मेन टॉपिक्स हैं वो ये हैं, और इनमें भी देखो ये शुरू के जो 4 टॉपिक्स हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं, आपका अराउंड 60% पेपर को ये 4 टॉपिक्स कवर करते हैं। ओके, मेंसुरेशन में देखो क्या होगा, ये आपके सिलेंडर, स्फीयर एंड कॉन एटसेट्रा, ये जो एरिया वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चंस होते हैं, इतने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होते, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और ये जो टॉपिक्स हैं इनको जो मैंने कराए हैं आप वहाँ से तैयार कर लेना। फिर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैथमेटिक्स को आप सोल्व नहीं कर सकते। देखो मैथमेटिक्स आपको शॉर्ट मार्क्स दिलाता है, राइट। तो मैथमेटिक्स में आप जिनकी कमजोरी है वो इतना कर लो कि आप 40-45 नंबर ले आएँ, और आप बड़े आसानी से आप ला सकते हो 40-45 नंबर, आप बहुत आसानी से ला सकते हो, जिस तरीके से मैं देखो इनको बता रहा हूँ। और जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो उनको तो इस पर ज़्यादा गौर फरमाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंग्लिश में भी कोई ज़रूरी नहीं है जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आपको आता ही हो और उसमें कन्फ्यूजन हो जाए, क्लोज बन रहा हो 2 ऑप्शंस में और आप गलती से लगा के कुछ और आ जाए और आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर साफ मार्क्स मिलते हैं। यदि आपका क्वेश्चन गलत भी हो रहा होता है तो आपके ऑप्शन ये बता देते हैं कि आप क्वेश्चन को गलत कर रहे हो, क्योंकि वो मैच नहीं हो रहा होता है। तो देखो अभी तक हमने बात करी इंग्लिश और मैथमेटिक्स की, अब हम बात करते हैं जीके की। देखो जीके एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कि स्कोर करना बाकी के ये जो 2 सेक्शन थे उनके कंपैरिजन में सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है और किसी को कुछ पता नहीं होता कि भाई कहाँ से और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जीके में देखो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइंस से आपके अराउंड 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आजकल साइंस को वेटेज ज़्यादा मिल गया है, अब से पहले 5-6 साल पहले इससे 15 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते थे साइंस से, लेकिन आजकल 30 के अराउंड क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। फिजिक्स से अराउंड 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से अराउंड 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बायोलॉजी से भी अराउंड 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से आपसे अराउंड 20 से 22 या 23 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कि एंशियंट हिस्ट्री से अराउंड 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मिडेवल से भी अराउंड 5 से 6-7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मॉडर्न से आपसे अराउंड 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑलराइट, तो देखो साइंस से बने आपके अराउंड 30 क्वेश्चंस, राइट, और हिस्ट्री से बने आपके अराउंड 22 क्वेश्चंस, राइट। 22 या 20 कुछ भी मान लो आप, इस रेंज में कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टॉपिक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता है, राइट। जियोग्राफी से आपसे अराउंड 15 से 17, 18, 19, 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और देखो पॉलिटी से आपसे अराउंड 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इकोनॉमी से भी आपसे अराउंड 6 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर्स से आपसे अराउंड 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखो ये अदर्स, ये 2 से 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका कुछ मतलब पता नहीं, वो कुछ भी पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले। ओके, अब देखो जीके में भी आपको इस तरीके से करना चाहिए जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है। देखो जैसे साइंस है, जो लोग आर्ट साइड से हैं उनकी साइंस कमज़ोर रहेगी, जो साइंस साइड से हैं उनकी साइंस अच्छी रहेगी, और साइंस में भी जो मैथमेटिक्स से हैं तो उनकी बायो कमज़ोर रहेगी, और जो बायो से हैं तो उनकी बायो स्ट्रॉन्ग रहेगी, राइट। ये देखो डिपेंड करता है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा है, और जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनकी ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें कमज़ोर रहेंगी। तो देखो यदि मैं अपनी स्ट्रेटजी की बात करूं, आई वॉज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और मैं मैथमेटिक्स से था, तो बायोलॉजी तो मेरी अच्छी नहीं थी, तो इसको मैं बिल्कुल भी पढ़ के नहीं जाता था, बायोलॉजी को मैं कुछ भी पढ़ के नहीं जाता था, राइट। मेरा मेन फोकस क्या रहता था, साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, इसके क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, इसमें से अराउंड 80% क्वेश्चन मेरे सही होने चाहिए। शुरू के मैंने 2-3 अटैम्प्ट में मैंने हिस्ट्री को कभी भी नहीं पढ़ा, कभी भी नहीं पढ़ के जाता था मैं इसको, क्योंकि इसमें भी बहुत लंबा सिलेबस है, इसमें काफ़ी कुछ पढ़ना होता था। मेरी देखो स्ट्रेटजी वही रहती थी कि मुझे अराउंड 30 से 35 नंबर लेकर आने हैं बस, बाकी मुझे जो मेन स्कोर करना वो मैथमेटिक्स में करना है। ओके, तो मैं देखो हिस्ट्री को भी नहीं छूता था, इसमें भी मैं अपना टाइम स्पेंड नहीं करता था। मैं देखो क्या पढ़ता था, मैं सबसे पहले जियोग्राफी पढ़ता था और पॉलिटी पढ़ता था। ये क्यों पढ़ता था, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग होते हैं, ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होता है और इनको पढ़ने में मज़ा आता है। हिस्ट्री में देखो ऐसे है, हिस्ट्री और केमिस्ट्री बेवफा, रात पढ़ी सुबह सफा, ठीक है, कितना ही पढ़ लो वो जो डेटा होता है वो दिमाग में सेट नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब मैंने पढ़ी है तो इसको पढ़
पढ़ने में, हिस्ट्री को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यदि हम समझ के पढ़ें तो बहुत मज़ा आता है। दिस इज़ लाइक ए स्टोरी, एंड स्टोरीज़ को हमको सुनने में काफ़ी मज़ा आता है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे मैं नहीं करता था क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, राइट। तो मैं अपनी साइंस पर अच्छी पकड़ बनाता था, बायोलॉजी को मैं नहीं पढ़ता था, जियोग्राफी और पॉलिटी को मैं पढ़ता था, और करंट अफेयर्स मेरे ऑलरेडी इस वजह से तैयार रहते थे क्योंकि मैं एसएसबी की तैयारी करता था, तो मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था, राइट। और देखो इसमें करंट अफेयर्स जो पूछे जाते हैं सीडीएस में, वो ऐसा नहीं है कि आपने यूट्यूब पर कोई वीडियो देख ली कहाँ भी टॉप 100 करंट अफेयर्स की मैराथन, ऐसा नहीं है। आपको न्यूज़पेपर और ये न्यूज़ चैनल्स जो हैं, न्यूज़ में जो भी हो रहा है आजकल, इन सब से आपको अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा, राइट। न्यूज़पेपर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जो लोग डेली न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं उनके अच्छे बन जाते हैं क्वेश्चन। तो मैं डेली न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता था, तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे आसानी से हो जाते थे। ओके, तो देखो ये साइंस और ये ज्योग्राफी और पॉलिटी और करंट अफेयर्स, इनको मैं अच्छे से कर जाता था, तो मेरी आसानी से ये 20% वाला जो क्राइटेरिया था ये क्लियर हो जाता था। इकोनॉमिक्स को मैं कभी भी पढ़ के नहीं जाता था क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं था, राइट। और ये अदर्स के जो भी हैं इनके बारे में मुझे कोई भी टेंशन नहीं होती थी। मेरा जो कॉन्फिडेंस रहता था वो मेरा मैथमेटिक्स की वजह से रहता था, और ये इंग्लिश और जीके को मुझे बस कट ऑफ क्लियर करनी होती थी। अब देखो आप लोगों को कैसे करना चाहिए, आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से सही, किसी भी साइंस से सही, आर्ट्स से सही, मैथमेटिक्स से सही, आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको देखो सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए। यदि आप साइंस से हैं तो आप पहले तो अपने ये साइंस वाले जो सब्जेक्ट हैं इनको अच्छे से कवर कर लो, और उसके अलावा देखो ओनली साइंस से तो बात बनेगी नहीं, आपको सबसे पहले ज्योग्राफी और पॉलिटी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी बहुत छोटी होती है, इसका सिलेबस ज़्यादा लंबा नहीं होता है, बहुत छोटा सा इसका सिलेबस होता है, और देखो अराउंड 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और ये इंटरेस्टिंग भी है, हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, और ज्योग्राफी में भी ऐसे ही है। ओके, ज्योग्राफी भी इंटरेस्टिंग होती है। अभी मैं देखो आपको बताऊंगा कि इनमें भी क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, राइट। देखो बायोलॉजी को मैं इसलिए नहीं पढ़ता था, जितने में मैं बायोलॉजी को पढ़ूंगा ये अपने आप में ही साइंस की एक ब्रांच है, इतने में मैं ये पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों को खत्म कर लूँगा। ओके, अब देखो अब चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से सही, आपको सबसे पहले ये पढ़ने चाहिए ज्योग्राफी और पॉलिटी, और यदि आपका इकोनॉमी में इंटरेस्ट है तो आप उसको भी पढ़ लो, लेकिन इसमें वेटेज कम है। और ये करंट अफेयर्स के लिए आप ये जो भी न्यूज़ चल रही हैं, राइट, इनको आप अच्छे से कवर करो, और ये जो हिस्ट्री में ये एंशियंट एंड मेडिवल एंड मॉडर्न, इनको आप कर लो। तो और जो लोग आर्ट साइड से हैं जिन्होंने ये पढ़ा है उनके लिए तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, उनको बस ओनली ये साइंस में दिक्कत होगी, राइट। बाकी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आपको ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको ये अपना सोलर सिस्टम पढ़ना चाहिए। सोलर सिस्टम में जो भी हो रहा है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। अर्थ के सराउंडिंग में जो भी प्लैनेट हैं, जो जैसे उपग्रह हैं, जैसे कि ये चंद्रमा हो गया, कितने दिन में ये अब परिक्रमा कर रहा है, पूरा चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, और कौन कौन से ग्रह हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, जो अर्थ की अंदर तक लेयर हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरीके से चेंज होता है, जी की वैल्यू किस तरीके से वेरी करती है, जो उसकी संरचना है पूरी कोर तक, मेंटल, ये किस तरीके से होता है, ये सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इनको पढ़ लेना। और ये सॉइल, मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो आपके शेल्स होते हैं, जैसे कि आग्नेयस सेल एंड आपके ये मेटामॉर्फिक सेल एक्सेट्रा, इनसे कि पेट्रोलियम किस में पाया जाता है, ये जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे क्वेश्चन आता है, राइट। और देखो ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो होती हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। और आपका ये जो ग्लोब है, ग्लोब पर ये जो भी महाद्वीप हैं, जो भी कॉन्टिनेंट हैं, और जो ओशियंस हैं, इनकी लोकेशन, इनकी पोजीशन, और क्या बॉर्डर्स किस तरीके से लाइंस जाती हैं, जैसे कि आपकी इंटरनेशनल लाइंस हैं, ये आपकी इक्वेटर, सेंटर ऑफ कैंसर वगैरह, ये जो भी है इंटरनेशनल डेट लाइन, ये ग्लोब की आपको स्टडी करनी है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आपका एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपके तैयार होने चाहिए। और ये मॉनसून, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई किस तरीके से ये आते हैं। एंड ये आपकी पवने कि भाई ये 40 डिग्री पर कौन सी चलती हैं, पछवा पवने, ये इस तरीके से ये जो होती हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ज्योग्राफी में। और देखो पॉलिटी में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, प्रेसिडेंट, उसकी पावर्स, उसकी जो जितनी भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, कि कितने साल में वो रिटायर हो सकता है, उसकी एज कितनी होती है, उसका इलेक्शन कैसे होता है, कैसे हम उसको इलेक्ट करते हैं, राइट। राज्यसभा, लोकसभा, ये जो हमारा पार्लियामेंट है, इसमें किस तरीके से कोई विधेयक पारित होता है, किस तरीके से हम प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर्स होती हैं, उसके जो भी उसके अंडर में एरियाज आते हैं, वो सारी चीज़ें ये होना चाहिए। ओके, और देखो ये जो यूनियन है, जो हमारी पार्लियामेंट है, इसी तरीके से जो स्टेट लेवल पर होता है, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। और ये प्रेसिडेंट किन किन लोगों की अपॉइंटमेंट कराता है, ये सारी चीज़ें, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, संविधान से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और उसमें भी देखो जो आर्टिकल होते हैं,
आर्टिकल से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो संशोधन हुए हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से अमेंडमेंट में कौन सी चीज़ हमने ऐड करी थी अपने आर्टिकल में, राइट। ये पूछा जाता है कि भाई उसका जो सोर्स है, जैसे कि आर्टिकल के जो पार्ट्स हमने लिए हैं वेरियस कंट्रीज से लिए हैं, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कौन से कंट्री से लिया है, या जो हम अमेंडमेंट करते हैं अपने संविधान में वो कौन से, उसका जो प्रोसेस है वो हमने कौन सी कंट्री से लिया है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जो प्रीएम्बल रहा है, किस तरीके से कौन कौन सी घटनाएं हुई थी जो कि संविधान को बनाने में किस तरीके से हमने स्टार्टिंग की थी, वो सारी चीज़ें, राइट। कौन किसका अध्यक्ष था, कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। और इसके अलावा ये सुप्रीम कोर्ट, उसकी पावर्स और हमारे रिट्स वगैरह जो होते हैं, और ये जो प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स वगैरह, और ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, ये सारी चीज़ें कर लेना। और यदि हम ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में और थोड़ा बात करें तो ये देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहला कौन था, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, हम इनको रिमूव कैसे कर सकते हैं, राइट। और हाई कोर्ट में किस तरीके से होता है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है, ये सारी चीज़ें इनके रिगार्डिंग जो हैं इनको आप तैयार कर लेना। पॉलिटी में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और छोटा सा सिलेबस है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है क्वेश्चंस को सोल्व करने में, राइट। इकोनॉमी में देखो क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं, ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं आपके किसी भी टर्म की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है, जैसे कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, या बजट पर क्वेश्चन पूछ लेंगे, या ये पंचवर्षीय योजना जो हमारी रही थी, 5 ईयर्स प्लान जो रहे थे हमारे ये रिपब्लिक होने के बाद में, हमको फ्रीडम मिलने के बाद में, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में, वो जो चले थे उनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस योजना का, किस स्कीम का क्या एम था, राइट। अब देखो करंट अफेयर्स पर आते हैं। करंट अफेयर्स पर देखो क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछे जाएंगे। ओलंपिक गेम्स हुए हैं, क्रिकेट के ये वर्ल्ड कप हुए हैं, अभी चल रहे हैं, महिलाओं का वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट में, राइट। इसके अलावा बैडमिंटन और ये कुश्ती में ये जो भी इंडिया की परफॉर्मेंस रही है, इनके वेन्यूज़ वगैरह, ट्रॉफीज़ वगैरह, किसने क्या जीता, यदि किसी ने गोल्ड जीता है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ऑलराइट। और देखो ये मैंने स्पोर्ट्स पर कई सारी वीडियोज़ आपको कराई थी, निमोनिक टेक्निक से कराई थी, उनको भी आप जरूर देख लेना, राइट। डिफेंस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि कोई मिसाइल, उसकी रेंज, अभी हाल ही में उसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है, सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर, या आपके फाइटर एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम, ये सारी चीज़ जो भी अभी रिसेंटली कमीशन या डीकमीशनड हुए हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। और देखो ये डिफेंस करंट अफेयर्स की तो मैं सीरीज़ करा रहा हूँ, इसका मैंने लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो देख लेना। और आपके एग्जाम से पहले मैं लास्ट के 7-8 महीने की सारी डिफेंस करंट अफेयर्स करा दूंगा, तो आप उनको फॉलो करते रहना, ओके। उसमें मैंने ओनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स को कवर किया है। और जो ये अवार्ड्स हैं, जैसे कि सिविलियन अवार्ड्स हैं, लाइक पद्मा अवार्ड्स जो अभी मिले हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये आपके नोबेल प्राइज़, फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ऑस्कर अवार्ड्स, ग्रेमी अवार्ड्स, ये जो अवार्ड्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, ओके। तो देखो इस तरीके से आपको जीके की तैयारी करनी है। तो देखो अभी तक हमने देखा मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके, इन तीनों में किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। लिमिटेड आपको अपना पहले एम बनाना है कि भाई हमको क्या क्या चीज़ें पहले पढ़नी है, पहले उनको तैयार करो और उनका रिवीजन करो। उसके बाद में जब टाइम बच जाता है तब आप बाकी की चीज़ों को आप टाइम दे सकते हो, तैयारी कर सकते हो, ओके। सबकी गठरी भरने की कोशिश मत करना कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, नहीं। देखो यही स्ट्रेटजी होती है, आपको मैच्योरिटी के साथ में, प्लानिंग के साथ में पहले ये चूज़ करना है कि मुझे पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। कौन से टॉपिक को मुझे पहले लेके चलना है, और कौन से पेपर को, कौन से सेक्शन को, लाइक मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स पर मुझे अच्छे से कमांड बनानी है, तो उसको ज़्यादा टाइम दो, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने बात की कि हमको क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए, हमको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। देखो शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका शेड्यूल नहीं होगा, आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करोगे, तो एक ही टॉपिक को आप लेके बैठे रहोगे, आपको लगता रहेगा हाँ हम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है, हम 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें पढ़ाई नहीं हो रही होती है, कुछ भी नहीं हो रहा होता है, हम बस अपने मोबाइल में लगे हुए होते हैं। मोबाइल में हमारे वही इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारे तामझाम हमारे चलते हुए रहते हैं, और किताब हमारा इंतजार करती हुई रहती है। हमको लगता है कि हम बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, राइट। इसके लिए सबसे कारगर जो तरीका है वो है आपका शेड्यूल होना चाहिए कि आपको कितने दिन में कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा सेक्शन करना है। जैसे कि आपके 3 पेपर हैं, जीके,
इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। फॉर एग्जांपल जीके को आपने 7 डेज दे दिए कि भाई मुझे ये एक वीक में करना है, राइट। तो 7 डेज में आपको इस तरीके से इसको डिज़ाइन करना है। इसमें देखो थोड़ा बैठ के आप करना है, 1-2 घंटे दे लेना, सोच समझ के प्लानिंग बनाना, अपना एक शेड्यूल जरूर बनाना ऑन पेपर कि भाई जैसे कि ज्योग्राफी मुझे 1 दिन में करनी है, पॉलिटी 1 दिन में करनी है और हिस्ट्री मुझे 2 दिन में करनी है। उन 2 दिन का भी प्लानिंग बनाना कि पहले दिन मुझे एंशियंट हिस्ट्री करनी है, फिर दूसरे दिन पर मुझे मध्यकालीन इतिहास जो है वो करना है, तीसरे दिन पर फिर मुझे मॉडर्न हिस्ट्री है वो करनी है, या हिस्ट्री को 2 दिन में ख़त्म करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। इस तरीके से आपको करना है, राइट। इंग्लिश में आपको जैसे कि पहले दिन मुझे पैराजम वर्ल्ड, कंप्रहेंशन और वो S1 से X6 टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो करने हैं। दूसरे दिन में मुझे पूरी ग्रामर खत्म करनी है। तीसरे दिन में मुझे फिर ये थोड़ा बहुत सिनोनियम्स एंटोनियम्स देखना है। यदि मैं तो देखो यही कहूँगा कि सिनोनियम्स और एंटोनियम्स को तब करना जब आपका बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है, उसका रिवीजन करना, तब उसके बाद में सिनोनियम्स और एंटोनियम्स करना। क्योंकि और यदि आपने बना ही लिया कि हाँ भी मुझे इंग्लिश को लेकर चलना है, जैसे कि मैं बता रहा था कि मैं मैथमेटिक्स को लेकर चला था, तो फिर आप दे सकते हो टाइम, राइट। मैथमेटिक्स का भी आपको प्लान बनाना है कि भाई मैथमेटिक्स में ये टॉपिक्स लाइक मेंसुरेशन मुझे 1 दिन में खत्म करनी है, 1 दिन में मुझे अलजेब्रा खत्म करना है, राइट, और 1 दिन में मुझे ये टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस ये कवर करने हैं। 2 दिन में ले लो या 3 दिन में कर लो, तो माना आपको 5 दिन लगे मैथमेटिक्स को, ठीक है, इंग्लिश में माना आपको 5 दिन लगे, तो इस तरीके से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है, जैसे माना अभी आपके पास में 20 डेज का टाइम है, यू हैव ओनली 20 डेज लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, तो उन 20 डेज को आप इस तरीके से डिवाइड करो, इस तरीके से प्लानिंग करो कि आपका शुरू के 14 डेज में सिलेबस हो जाना चाहिए। पूरा सिलेबस नहीं, वो सिलेबस जो आपने डिसाइड करा है कि भाई मुझे ये पढ़ना है वो पूरा हो जाना चाहिए, और बाकी के अगले 2-3 दिन में फिर आप रिवीजन करो और फिर आप उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाओ। तो इस तरीके से आप अपना पहले शेड्यूल बनाओ, ऑन पेपर इसको लगाओ, और जहाँ पर आप बैठ के पढ़ते हो वहाँ पर इसको चिपकाओ और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, राइट। देखो जैसे माना आपने ये सोचा कि आज मुझे कंप्रहेंशन करने हैं, कंप्रहेंशन पैराजम वर्ल्ड ये मुझे दोनों ख़त्म करने हैं आज, तो हर हाल में फिर वो आपके हो ही जाने चाहिए, चाहे आपको उसके लिए कुछ भी करना पड़े, सुबह को टाइम से उठना पड़े और रात को चाहे आपको 2 बज जाए, 3 बज जाए, 1:30 बज जाए, जो भी है आपको वो करके सोना। आपके अंदर ये कमिटमेंट, विल पावर, ये मेंटल स्टेमिना होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विल पावर जरूर होनी चाहिए आपके अंदर, ये करेज और सेल्फ मोटिवेशन जरूर होना चाहिए कि मुझे करना ही करना है। यदि ये चीज़ आपके अंदर रहेगी तभी आप ये अपने टाइम टेबल और शेड्यूल के हिसाब से सिलेबस को कवर कर पाओगे। और देखो थोड़ी सी आपको दिक्कतें तो होंगी, मुश्किल तो लगेगा। देखो यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो आपको सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा, आपको थोड़ी सी दिक्कतें तो होंगी इनको तैयारी करने में, लेकिन जब रिटर्न आपका क्लियर हो जाएगा तो बेटा देखो आप ऑफिसर भी तो बनोगे, फिर आपकी लाइफ कैसी अच्छे में जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको रखना है। उस वर्दी की फ़ोटो लगा लेना सामने जो आपका एम है, राइट, कि मुझे ये अचीव करना है, ओके, वही आपके दिलो दिमाग में रातों दिन घूमनी चाहिए, राइट। तो इस तरीके से देखो आपका शेड्यूल होना चाहिए। और देखो ये पढ़ने के अलावा और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है रिवीजन, ठीक है। देखो सीडीएस में सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता है तो आपको रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यदि आप रिवीजन नहीं करोगे तो जो चीज़ पहले की होगी, जो पुरानी होगी, वो आपके दिमाग से निकलती हुई चली जाएगी, और जो नई होगी वो दिमाग में रहेगी, और फिर चीज़ें मिक्सअप होती हुई चली जाती हैं, क्लियरिटी नहीं रहती हमारे दिमाग में, राइट। तो आपको रिवीजन करने की जरूरत है। और ये जो मैंने आपको शेड्यूल बताया था कि इस तरीके से शेड्यूल बनाना है, लाइक शुरू के 14 डेज में आपको वो पूरा कवर करना है जो आपने डिसाइड किया है, उसके अगले 2-3 दिन में फिर आपको अपना रिवीजन करना है। ये देखो डिपेंड करता है, यदि 1 महीना है तो ज़्यादा दिन लगा लो रिवीजन में, और 2 महीने है तो और ज़्यादा लगा लो, लेकिन यदि टाइम कम है तो आपको फिर थोड़ा कम टाइम देने की जरूरत है। ये मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, मैं इसी तरीके से तैयारी करता था और कोई भी ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आती थी, राइट। तो देखो जैसे जीके है, जीके में थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस है, तो माना इसको आपने 2 दिन दे दिए, 1 दिन इंग्लिश को दे दिया, 1 दिन मैथमेटिक्स को दे दिया, राइट। और जब रिवीजन करते हैं तो फिर पूरी एक्सरसाइज सोल्व नहीं करते हैं, फिर हम उसको फटाफट नज़रों के सामने से निकालते हैं। और मैथमेटिक्स के जैसे कि 10-10, 15-15 क्वेश्चन कर लिए, सभी टॉपिक से फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लिया, उनको मेमोराइज कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, तो उससे याद हो जाएंगे। ग्रामर के रूल, ठीक है, इनको हमको बार बार रिवाइज करने की जरूरत होगी, तभी वो हमारे दिमाग में आएंगे। और आपको देखो एक्सरसाइज जरूर करनी पड़ेगी, जब तक आप एक्सरसाइज सोल्व नहीं करोगे तब तक आप ये मैथमेटिक्स और इंग्लिश को नहीं कर पाओगे, राइट। तो देखो आपको रिवीजन जरूर करना है, रिवीजन इज द मदर ऑफ लर्निंग। रिवीजन नहीं करोगे तो जो आपने पहले पढ़ा है वो आपका बेकार जाएगा। और देखो ये रिवीजन के अलावा आपको एक काम और करना है, वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब देखो ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट के लिए आप ऑनलाइन आप सर्च कर रहे हो, इधर उधर परेशान हो रहे हो, कभी सीडीएस के मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है। सबसे बढ़िया बात है आप ये इंटरनेट से सीडीएस के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी पीडीएफ डाउनलोड करो, उनके प्रिंट आउट निकलवाओ, स्टेपल करो, और बिल्कुल जैसे पेपर देते हैं ऐसे आप प्रैक्टिस करो। 2 घंटे का टाइम सेट करो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका 2 से 4 पेपर होगा, तो 2 बजे बैठो, 4 बजे तक
आपका ये होना चाहिए बिल्कुल कि हाँ भी 2 घंटे में हमको ये पेपर करना है, और उन 2 घंटे में भी 20 मिनट वो निकाल देना जिसमें आप OMR शीट फिल करते हो। तो यानी कि आपको 1 घंटा 40 मिनट में पेपर करना है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट। देखो मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बनेगी। ये देखो स्पीड और एक्यूरेसी यही करा था मैंने, जो मैंने बता रहा था ना कि मैंने ओनली मैथमेटिक्स से अपनी कट ऑफ क्लियर की थी, उसको भी मैं बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो में, बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से किया था, राइट। तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बनती है, ओके। और देखो जो आपसे मिस्टेक्स होती हैं वो आपको वहीं पे पता चल जाती हैं। जैसे आप ये मॉक टेस्ट दोगे, अपने आंसर्स लिखते हुए चले जाना, बाद में फिर उसको चेक करना कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं, क्या स्कोर बन रहा है, तो आपको पता चलेगा कि भाई वो गलत है तो क्यों है, क्या मिस्टेक है उसमें, तो आप उनको सुधार लोगे। आप एग्जामिनेशन के फेमिलियर हो जाओगे इसके, ठीक है। आपको वहाँ पे नया नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है कि अरे यार हमने प्रैक्टिस नहीं की थी। अभी देखो FCAT का पेपर दिखाए थे, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि वहाँ पे घर पे तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे जाके नर्वसनेस होने लगी, स्ट्रेस आ गई और हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया, मोरल डाउन हो गया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें देखो इस चीज़ से दूर हो जाती है, मॉक टेस्ट से दूर हो जाती हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, राइट। तो देखो इस तरीके से आपको ये CDS के रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। ये आपकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग होनी चाहिए। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है आपको क्या करना है, कौन सा वाला जो सेक्शन है वो पहले करना है, किस में आपको ज़्यादा जोर लगाना है, किसको अपना जो मेन पोर्शन है वो बनाना है जिसमें आपको स्कोर करना है, और किस में आपको केवल कट ऑफ के लिए जाना है, राइट। क्या आपका एम है उस हिसाब से डिसाइड करके आप अपना पहले शेड्यूल बनाइए। पहले तो अपने वो टॉपिक्स तैयार करिए कि आपको कैसे कैसे कौन कौन से पहले पढ़ने हैं और क्या क्या पढ़ने हैं। फिर अपना शेड्यूल बनाइए कि किस दिन पर मुझे क्या टॉपिक पढ़ना है, और उसके बाद में आपको रिवीजन, देन मॉक टेस्ट। ऐसे करो, 2-2 बार रिवीजन कर लेना, फटाफट करना। और जो चीज़ नहीं आ रही है उस पर उलझना मत, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वही पेपर में आएगा, राइट। देखो पेपर में ये नहीं है कि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन ही करोगे उसी से आपको मतलब कोई अवार्ड मिलेगा, नहीं। हमको तो नंबर लेकर आने, आसान वाले करके ले आओ या डिफिकल्ट वाले करके ले आओ, हमको तो नंबर लेकर आने, ओके। तो देखो इस तरीके से करो, और मैं आपकी ये CDS एग्जामिनेशन से रिलेटेड इसी तरीके से आपको स्ट्रेटजी और प्लानिंग टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। और भी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो इसके अलावा यदि आपका कोई डाउट है, सो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स बिलो, एंड यू कैन डायरेक्टली आस्क मी योर क्वेश्चन ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। और देखो आपका एम क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। आपकी जो पहली प्रायोरिटी है इन चारों में से, ये AFA यानी कि एयरफोर्स, IMA यानी कि आर्मी, NA यानी कि नेवल एकेडमी, या OTA, आपका क्या एम है वो आप बताओ, क्योंकि उससे मुझे काफ़ी आइडिया मिल जाता है। तो मैं आगे आने वाली क्लासेस को उसी हिसाब से डिज़ाइन करता हूँ, ओके। तो चलो अपना बेस्ट दो, अच्छे से तैयारी करते रहो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन, देन फॉर रिजल्ट, एंड देन फॉर फर्दर टेस्टिंग, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय फॉर नाउ।